हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया, बहुत अच्छे, एक्साइटेड आज के सेशन के लिए। आई होप यस सभी लोग सुपर डुपर एक्साइटेड हैं आज के सेशन के लिए। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और शेयर जरूर कर देंगे। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम आज का सेशन वोकैबुलरी के साथ। एक्साइटेड एवरीवन? चलिए तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आ जाते हैं वोकैबुलरी पे और आज का पहला वर्ड है, द फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज क्रेवन। क्रेवन इंसान कैसा होता है? बड़ा ही डरपोक इंसान होता है। इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव। बहुत ही डरपोक है, कोई करेज नहीं है, ब्रेवरी नहीं है, बहुत ही डरपोक है। चलो मुझे इसी बात पर डरपोक वर्ड के 20 सिनोनिम्स बता दो। कोई इंसान का बहुत ही डरपोक है तो टिमिड है, ट्रेपिड है, फियरफुल है। अच्छा, उसे किसी बात का डर लग रहा है, डरपोक नहीं है बट किसी बात का डर लग रहा है, तो उसका वर्ड क्या होता है? एप्रीहेंसिव। एप्रीहेंसिव मीन्स आपको किसी बात का डर लग रहा है। पुसिलैनिमस है, कावर्डली है, येलो बेलीड है। एक फ्रेज होता है चिकन आउट करना, एक तो चिकन हार्टेड होता है ना। और अगर मैं एक फ्रेज की बात करूं तो एक फ्रेज होता है चिकन आउट करना। इसका मतलब क्या होता है? चिकन आउट करने का मतलब कि आप क्या कर रहे हो? आप बहुत ज्यादा डर रहे हो, आपको बहुत ज्यादा क्या लग रहा है? बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। दैट मीन्स आप क्या कर रहे हो? चिकन आउट कर रहे हो। अच्छा, अब कुछ वर्ड्स वैसे लिख लेते हैं कि मतलब डरपोक नहीं कहेंगे, एक तरीके से वो इंसान को ना के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं? कॉय है, डिफिडेंट है, बैशफुल है। इन वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है? कि उस इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं है। चलो, अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डर जाते हैं, जो अपना वादा होता है उसको भी पूरा नहीं करते, मतलब अपनी बात से पलट जाते हैं। ऐसे लोगों को क्या बोलते हो? स्पाइनलेस। स्पाइनलेस मीन्स कोई स्पाइन ही नहीं है, हाँ, कोई करेज ही नहीं है, अपनी बात पर खड़े होने का कोई करेज ही नहीं है। हाँ, मीक भी बोल सकते हैं डरपोक लोगों को। डरपोक लोग मीक होते हैं, वीक नीड होते हैं, इनके घुटने बहुत कमजोर होते हैं, मतलब बहुत आसानी से क्या हो जाते हैं? ये लोग बहुत ही आसानी से डर जाते हैं। गट्स तो बिल्कुल भी नहीं होते इन लोगों के अंदर। तो ऐसे लोग क्या होते हैं? गटलेस होते हैं। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6, 4 वर्ड्स और बता दो जो लोग बहुत ही ज्यादा डर रहे होते हैं। अच्छा, दूसरी कैटेगरी कर लेते हैं। ये लोग बहुत ज्यादा डर रहे हैं, इसका मतलब ये ना कप कपा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? कावरिंग। कावरिंग का मतलब क्या होता है? ये लोग क्या कर रहे हैं? शेकिंग इन फियर, डर में कप कपा रहे हैं। कप कपाने के और वर्ड्स कौन से होते हैं? शिवरिंग, ट्रेम्बलिंग। इन तीनों वर्ड्स का मतलब क्या होता है? शेकिंग इन फियर। डर में क्या कर रहे हैं? डर में कप कपा रहे हैं। मैम टिमरस वर्ड रह गया, राइट। टिमरस वर्ड रह गया, राइट। टिमरस इज ऑल्सो व्हाट? ऐसा इंसान जो क्या है? बहुत ही ज्यादा डरपोक सा है, कावर्डली है। तो इन सारे के सारे शब्दों का मतलब क्या है? डरपोक। जितने भी हमने वर्ड्स किए, ऑल ऑफ देम आर वर्ड, ऑल ऑफ देम आर एडजेक्टिव। सारे के सारे वर्ड्स एडजेक्टिव से। हाँ, क्विवरिंग इज ऑल्सो कप कपाना। क्विवर करने का मतलब भी क्या होता है? कि आप क्या कर रहे हो? कप कपा रहे हो। चलिए वापस आ जाते हैं। तो कावर्डली, टिमिड, फेंट हार्टेड, बहुत कमजोर दिल होता है, हाँ? बहुत ही ज्यादा डरपोक। एंटोनिम्स नहीं भाई, ब्रेव है, करेजियस है, फियरलेस है, कोई डर वर नहीं लगता। तो जो क्रेवन सोल्जर था, जो डरपोक सोल्जर था, वो बैटल फील्ड से, जंग के मैदान से भाग गया। जैसे ही उसने गोली की आवाज सुनी, वो क्या हो गया? भाग गया। मैम कुछ वर्ड्स और, माउसी, बिल्कुल सही बोला, ये वाले वर्ड्स तो रह ही गए। माउसी होते हैं, चूहे जैसे होते हैं, शीपिश होते हैं, डरपोक होते हैं, लिली लिवर्ड होते हैं, वेरी गुड, लिली लिवर्ड होते हैं, मतलब डरपोक होते हैं। ये सारे वर्ड्स भी किसके हैं? ये सारे के सारे वर्ड्स भी डरपोक के ही। अच्छा, यहाँ से कावर्डली हमने वर्ड के, यहाँ से एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन आता है, बहुत लोग गड़बड़ करते हैं। जैसे ये वर्ड है ना कावर्डली, तो कावर्ड नाउन होता है ना। कावर्ड मीन्स डरपोक इंसान। इसके साथ नाउन के साथ एडजेक्ट एलवाई लगाते हो तो वो एडजेक्टिव बनता है, एडवर्ब नहीं होता है ना। तो कावर्डली एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब नहीं है। फ्रेंड नाउन होता है, तो फ्रेंड के साथ एलवाई लगाओगे फ्रेंडली, तो क्या बनेगा? एडजेक्टिव बनेगा।
माइजर नाउन होता है, माइजर इज डरपोक, सॉरी कंजूस इंसान, तो इसके साथ एल वाई लगाओगे तो ये भी एडजेक्टिव बनेगा। ऐसे निगर्ड का मतलब भी कंजूस होता है, ये भी नाउन होता है, इसके साथ भी एल वाई लगाओगे तो क्या बनेगा, एडजेक्टिव बनेगा, एडवर्ब नहीं बनेगा। तो ये सारे के सारे वर्ड्स आपके क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं, बहुत याद रखना। तो अगर सेंटेंस आता है ही बिहेव्ड फ्रेंडली या ही बिहेव्ड कावर्डली, ही बिहेव्ड मेजरली, ही बिहेव्ड निगर्डली, ये सारे वर्ड्स गलत हैं, ये सारे सेंटेंसेस गलत हैं। क्यों? क्योंकि बिहेव वर्ब होता है, वर्ब के बारे में बताने वाला शब्द एडवर्ब होगा, और फ्रेंडली तो एडवर्ब नहीं होता है। तो आप इसको ठीक कैसे करते हो, इन अ फ्रेंडली मैनर, ही बिहेव्ड इन अ फ्रेंडली मैनर। मैनर नाउन हो गया, अब नाउन के बारे में जो बताने वाला शब्द है वो एडजेक्टिव। तो ये सारे के सारे वर्ड्स एडजेक्टिव्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ग्रामर का, बहुत बार आपके एग्जामिनेशन में आता है। चलिए वापस आ जाते हैं अगले वर्ड पे। द नेक्स्ट वर्ड इज प्रोपिशिएट करना। प्रोपिशिएट करने का मतलब क्या, किसी को अच्छा फील करवा रहे हो, उसका फेवर विन कर रहे हो, उसको प्लीज कर रहे हो, उसका दर्द कम कर रहे हो, उसका दुख कम कर रहे हो, उसका गुस्सा कम कर रहे हो, मतलब प्रोपिशिएट कर रहे हो। पार्ट ऑफ स्पीच एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, वर्ब। टू विन समवन्स फेवर, आप उस इंसान का फेवर लेने की कोशिश कर रहे हो, उसको प्लीज करके, उसको अच्छा फील करा के। चलो इसी बात में मुझे अच्छा फील कराने के कितने वर्ड्स बताओगे, 20 बता दो। अगर आप किसी इंसान को अच्छा फील करवा रहे हो तो प्लाकेट कर रहे हो, पैसिफाई कर रहे हो, प्रोपिशिएट कर रहे हो, एक और वर्ड था पी से, क्या था, पैलिएट कर रहे हो। फिर एम से 2 वर्ड्स होते हैं, मॉलिफाई कर रहे हो, और दूसरा क्या होता है, दर्दों को कम कर रहे हो तो मिटिगेट कर रहे हो। ए से भी 3 वर्ड्स होते हैं, एले कर रहे हो, दर्दों को कम कर रहे हो, एसुएज कर रहे हो, अपीज कर रहे हो। अच्छा, दर्दों को कम कर रहे हो को एलिविएट करना भी बोलते हैं, कम कर रहे हो। अच्छा फील करवाने को एमेलियोरेट करना भी बोलते हैं। आप क्या कर रहे हो, अच्छा फील करवा रहे हो। लल कर रहे हो सामने वाले को, सूद कर रहे हो, रिलैक्स कर रहे हो उसको, उस इंसान को काम कर रहे हो, काम कर रहे हो मतलब आप उस इंसान को अच्छा फील करा रहे हो। कॉन्सिलिएट कर रहे हो, अच्छा फील करवा रहे हो। कंसोल कर रहे हो, अच्छा फील करवा रहे हो। कंफर्ट कर रहे हो उस इंसान को, अच्छा फील करवा रहे हो। सुकून दे रहे हो, सुकून देने का वर्ड क्या होता है, गिव सोलेस। आप उस इंसान को सुकून दे रहे हो, मतलब आप उस इंसान को सोलेस दे रहे हो, उस इंसान को अच्छा फील करवा रहे हो। कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक वर्ड और बता दूं। अच्छा चलो, अगर बहुत लड़ाई हो रही है और आप चाहते हो कि वो लड़ाई ठीक हो जाए, तो आप क्या करते हो, यू एक्सटेंड एन ऑलिव ब्रांच। एक्सटेंड एन ऑलिव ब्रांच का मतलब क्या है, क्या लड़ाई वड़ाई खत्म करो, शांति करते हैं। यूएस को क्या करना चाहिए, ईरान की तरफ ऑलिव ब्रांच एक्सटेंड करनी चाहिए, मींस ऑफर पीस। आप क्या करते हो, पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर्स। ट्रबल्ड वाटर्स में आप क्या कर रहे हो, ऑयल डाल रहे हो, मतलब चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हो आप। इसका मतलब आप वही कर रहे हो कि चीजें ठीक हो जाए, काम कर रहे हो एक लड़ाई को, एक डिस्प्यूट को काम कर रहे हो। स्मूथ थिंग्स ओवर, चीजों को ठीक कर रहे हो, मतलब स्मूथ थिंग्स ओवर। पैचअप करने की कोशिश कर रहे हो, चीजों को ठीक करने की कोशिश करो। जो हो गया तो उसको भूल जाओ ना, आप लड़ाई वड़ाई खत्म करो, मतलब बरी द हैचेट। बरी द हैचेट का मतलब क्या है, अब लड़ाई वड़ाई छोड़ो, जो हो गया उसको क्या करो, उसको भूल जाओ। लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स का मतलब क्या है, जो हो गया उसको भूल जाओ। बरी द हैचेट का मतलब भी क्या है, जो हो गया उसको भूल जाओ, अब लड़ाई को क्या करो, अब लड़ाई को खत्म करने की कोशिश करो। मतलब आप क्या कर रहे हो, वापस से फ्रेंडली रिलेशंस लाने की कोशिश कर रहे हो। फ्रेंडली रिलेशंस लाने की कोशिश करने को क्या बोलते हैं, रिकनसाइल कर रहे हो। रिकनसाइल करने की कोशिश कर रहे हो। रिकनसाइल क्या होता है, रिस्टोर फ्रेंडली रिलेशंस। आप क्या चाहते हो कि फ्रेंडली रिलेशंस वापस से आ जाए। कोई दिक्कत, तो कॉन्सिलिएट कर रहे हो, प्लाकेट कर रहे हो, अपीस कर रहे हो, रिश्तों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हो। एंटोनिम्स नहीं, आप तो बढ़ा रहे हो रिश्तों को, एग्रवेट कर रहे हो, मुश्किलों को बढ़ा रहे हो। मुश्किलों को बढ़ाने को और क्या बोलते हैं, एग्जासबेट करना। आप मुश्किलों को बढ़ा रहे हो। एलिनिएट कर रहे हो, सामने वाले को अलग कर रहे हो, प्रवोक कर रहे हो, भड़का रहे हो, इंसेंस कर रहे हो।
भड़का रहे हो लोगों को। तो किंग ने बहुत ही जेनरस कंसेशंस दी। कंसेशंस का मतलब छूट होता है, तो बहुत ही बढ़िया छूट दी, जिससे कि जो गुस्से में थे नोबल्स में जो हाई क्लास के लोग थे वो अच्छा फील करें, वो प्रोपिशिएट हो, उनको अच्छा हो, अच्छा फील हो, इसलिए किंग ने उनको छूट दे दी बहुत सारी चीजों के ऊपर। अगला वर्ड है बसल। पूरा का पूरा फ्रेज क्या होता है? पूरा का पूरा फ्रेज होता है हसल एंड बसल। हसल एंड बसल का मतलब क्या होता है? बहुत ही ज्यादा भीड़ भाड़, बहुत ज्यादा बिजी है सब। हसल एंड बसल, इस पूरे फ्रेज का मतलब क्या होता है? नॉइजी एक्टिविटी, सब जगह भीड़ भाड़ सी है। तो बसल इज व्हाट? बसल वर्ब है, एक्शन की बात कर रहे हैं। आप बहुत तेजी तेजी से मूव कर रहे हो, बिजी एक्टिविटी, सब जगह भीड़ भाड़ सी है, बिजीनेस सी है, उसको क्या बोलते हैं? बसल। हरी, जल्दीबाजी में हो, रश हो रहा है। स्करी, स्करी का मतलब भी क्या होता है? जल्दी जल्दी चल रहे हो। फ्लरी भी बोलते हैं, शोर शराबा सा है, सब जल्दी 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 चल रहे हैं। एंटोनिम्स, वहीं खाली मंडरा रहे हो, कुछ नहीं कर रहे। आइडल, खाली बैठे हुए हो। लॉइटर, खाली बैठे हुए हो, वहीं मंडरा रहे हो, कुछ कर नहीं रहे। तो लोग जो है मार्केट में जल्दी जल्दी मूव कर रहे थे, जिससे कि उनकी शॉपिंग फिनिश हो जाए फेस्टिवल से पहले। तो वो क्या कर रहे थे? जल्दी 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 मूव कर रहे थे उस मार्केट। चलो, हमने बसल की बात करी है, तो एक बसल मतलब बहुत भीड़ भाड़ सी है, सब जगह हल्ला वल्ला सा हो रहा है। तो मुझे ना शोर शराबे के वर्ड्स बता दो। अगर कहीं जगह बहुत हल्ला हो रहा है, बहुत शोर शराबा मच रहा है, तो आप उसको क्या बोलते हो? कमोशन। कमोशन का मतलब क्या है? सब एक दूसरे के ऊपर चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, हल्ला गुल्ला हो रहा है। हबब, हबब भी क्या होता है? सब एक दूसरे के ऊपर चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। क्लैमर, शोर शराबा है। डिन, ट्यूमल्ट, उथल पुथल सी मची हुई है। टर्ब्यूलेंस, उथल पुथल सी मची हुई है। अप्रोर, अपहीवल, सब एक दूसरे के ऊपर चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। ब्राउहाहा, पैंडेमोनियम, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। केओस, डिसएरे, डिसऑर्डर, सब एक दूसरे के ऊपर चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। सब जगह क्या हो रखा है? सब जगह सिर्फ हल्ला गुल्ला ही हो रखा है। जितने भी हमने वर्ड्स किए हैं, सारे के सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? राइट, ऑल ऑफ दीज वर्ड्स आर नाउन्स। हम मेहम लिख सकते हैं, मेहम, बेडलैम, सब चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। अगले वर्ड पे आ जाते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज ग्लिंट। ग्लिंट का मतलब क्या है? चमक। आपकी आंखों की जो चमक होती है, आप उसको क्या बोलते हो? ग्लिंट, आंखों की चमक। पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन। अ ब्रीफ फ्लैश ऑफ लाइट, या तो लाइट का फ्लैश, या फिर जो चमक होती है आपकी आंखों में, जो एक्सप्रेशन आता है आपकी आंखों में। ग्लीम, शिमर, स्पार्कल, चमक रहे, ट्विंकल, चमक। डैजल, चमक। फ्लैश, चमक। ग्लिमर, चमक। तो ये सारे के सारे वर्ड्स किस चीज के? चमक के से रिलेटेड है। ग्लिटर, चमक। ग्लिसन, चमक। सारे के सारे वर्ड्स चमक के ही हैं। एंटोनिम्स, डल है, डिम है, ग्लूम मीन्स बड़ा दुखी सा है, कुछ है ही नहीं। तो चमक आ गई उम्मीद की साइंटिस्ट की आई में, जब उसका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया। तो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया, तो क्या आ गई? साइंटिस्ट की आंखों में चमक आ गई। तो चमक इज व्हाट? ट्विंकल, डैजल, फ्लैश, ग्लिमर, ग्लिटर, ग्लिसन, ग्लीम, ये सारे के सारे वर्ड्स चमक से रिलेटेड हैं। और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं चमक के, उनको भी देख लेते हैं। चलो, किसी चीज में चमक है मतलब रेडियंस है। कॉरस्केशन है, ये वर्ड अभी हमने कुछ दिन पहले एडिटोरियल में ही पढ़ा था, आप लोगों को याद होगा। मतलब उस चीज के अंदर चमक है, उस चीज के अंदर फ्लोरोसेंस है। फ्लोरोसेंस है मतलब उस चीज के अंदर क्या है? चमक है। ल्यूमिनेसेंस है मतलब उस चीज के अंदर चमक है। तो ये सारे 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 वर्ड्स भी नाउन होते हैं। ग्लो है, हाँ ग्लो कह सकते हैं, राइट। लस्टर है, चमक है। तो ऑल ऑफ दीज आर नाउन्स, और इन सारे शब्दों का मतलब क्या है? कि वो चीज क्या कर रही है? वो चीज चमक रही। अच्छा, एक ब्रीफ, थोड़े से समय के लिए चमके बस, उसको क्या बोलते हैं? उसका बड़ा प्यारा इडियम होता है, बहुत बड़ा एग्जाम में आता है, फ्लैश इन द पैन। फ्लैश इन द पैन का मीनिंग क्या होता है? चमकी तो सही वो चीज, लेकिन बहुत थोड़े से समय के लिए चमकी, मतलब अ ब्रीफ सक्सेस। सक्सेस मिली बट बहुत ही थोड़े से समय के लिए मिली, आई और चली गई।
इस तरह की सक्सेस थी उसकी। दिस इज व्हाट अ फ्लैश इन द पैन। वापस आ जाते हैं अगले वर्ड पे, सफरेज। सफरेज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत बार एग्जामिनेशन में आया हुआ है। सफरेज का मतलब होता है कि आपके पास हक है वोट करने का, द राइट टू वोट इन पॉलिटिकल इलेक्शंस। तो आपके पास जो वोट करने का हक होता है उसको क्या बोलते हैं? सफरेज। फ्रेंचाइजी, वोटिंग राइट, इलेक्टोरल राइट, इसको एनफ्रेंचाइजमेंट भी बोलते हैं। एनफ्रेंचाइजमेंट का मतलब ये क्या होता है कि आपके पास क्या है? आपके पास हक है वोट करने। एंटोनिम्स, डिसएनफ्रेंचाइजमेंट, हक नहीं है, आपको हटाया जा रहा है, वोट को रोक दिया गया है। तो यूनिवर्सल सफरेज कि हर किसी के पास हक हो वोट करने का, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी का। तो डेमोक्रेसी का मतलब ही क्या होता है कि आपके पास क्या हो? हक हो वोट करने का। अच्छा, वोट करने के हक को क्या बोलते हैं? आप अपनी वोट को देने जाते हो तो कास्ट योर वोट। यहाँ से ना बहुत बार फिलर का क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ पे फिलर बना देते हैं, पूछते हैं डैश योर वोट, फिर फिल कर देते हैं, गिव कर देते हैं, बट द बेस्ट वर्ड क्या होता है? कास्ट। तो वोट को क्या किया जाता है? कास्ट किया जाता है। तो यू ऑलवेज कास्ट योर। अगले वर्ड पे आते हैं, द नेक्स्ट वर्ड इज डिसरेलिश। डिसरेलिश मीन्स आपको वो चीज बिल्कुल नहीं पसंद है, नफरत है मुझे उस चीज से, है ना। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउ, आई डोंट लाइक इट। अ फीलिंग ऑफ डिसलाइक और अनविलिंगनेस, मुझे नहीं पसंद वो चीज बिल्कुल भी ना। अवर्जन है, डिस्टेस्ट है, लोथिंग है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। एंटोनिम्स, मेरा झुकाव है उस चीज की तरफ, प्रिडिलेक्शन है, फॉन्डनेस है, एप्रिसिएशन है, मतलब मेरा उस चीज की तरफ क्या है? झुकाव है। झुकाव है तो क्या बोल सकते हैं? इंक्लिनेशन है, प्रोक्लिविटी है, एफिनिटी है। इन सारे शब्दों का मतलब क्या है कि मेरा उस चीज की तरफ झुकाव है, मुझे वो चीज बिल्कुल पसंद आ रही है। तो रेसिडेंट ने क्या दिखाया? डिसरिलिश दिखाया, मतलब उनको बिल्कुल नहीं पसंद था प्लान कि पब्लिक पार्क की जगह कमर्शियल बिल्डिंग्स लाई जाए। ये प्लान उनको बिल्कुल नहीं पसंद था, तो उन्होंने क्या दिखाया? उसकी तरफ अपनी नफरत दिखाई कि हमें तो ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, भी हमने कुछ दिन पहले परफेक्शन बैच में भी वो क्वेश्चन किया था, आप लोगों को याद होगा। दो शब्द होते हैं, एक होता है लोथ और एक होता है लोथ। मतलब एक में ई है, एक में ई नहीं है। ये जो लोथ होता है ये एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब होता है आपको वो चीज बिल्कुल भी नहीं पसंद, आप उस काम को नहीं करना चाहते, आप उस काम को लेकर रिलक्टेंट हो, आप उस काम को लेकर हेजिटेंट हो, मतलब आपको वो चीज नहीं पसंद। ये जो लोथ होता है ये वर्ब होता है। इसका मतलब होता है आप उस चीज से नफरत कर रहे हो, आप उस चीज को हेट कर रहे हो, आप उस चीज को डिटेस्ट कर रहे हो, आप उस चीज को अबहॉर कर रहे हो, मतलब नफरत कर रहे हो। तो याद रखना कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा वर्ब है। बहुत बार एरर का क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है और वहां पे वर्ब की जगह एडजेक्टिव यूज कर देते हैं, पूछते हैं क्या एरर है। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर। चलिए वापस आ जाते हैं अगले वर्ड पे। द नेक्स्ट वर्ड इज डेनिग्रेट करना। डेनिग्रेट करने का मतलब क्या है? मुझे, आप उस चीज से को पसंद नहीं कर रहे हो, आप उस चीज की बुराई कर रहे हो, डेनिग्रेट कर रहे हो। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? वर्ब। आप उस चीज को क्रिटिसाइज कर रहे हो, आप उसकी रेप्यूटेशन खराब करने की कोशिश कर रहे हो, स्लैंडर कर रहे हो, डिफेम कर रहे हो, बेलिटिल कर रहे हो, लिबल कर रहे हो, मलाइन कर रहे हो उसकी इमेज को, उसकी इमेज को आप टार्निश कर रहे हो, उसकी इमेज को ब्लेमिश कर रहे हो, उसकी इमेज को स्मीयर कर रहे हो, मतलब आप उसकी इमेज को खराब करने की कोशिश कर रहे हो। एंटोनिम्स, तारीफ कर रहे हो, प्रेज कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, अप्रिशिएट कर रहे हो, एक्सटॉल कर रहे हो, यूलोजाइज कर रहे हो, एग्जॉल्ट कर रहे हो, लॉर्ड कर रहे हो, आप तारीफ कर रहे हो, अक्लेम कर रहे हो। तो आपको बाकी लोगों की बुराई नहीं करनी चाहिए, सिर्फ मतलब अपने आप को बेटर दिखाने के लिए कि मैं बेटर हूं तो बाकी लोगों की बुराई कर रहे हो। ये चीज बहुत गलत है, यू शुड नॉट डू इट, आपको ये चीज नहीं करनी चाहिए। अगले वर्ड पे आते हैं, द नेक्स्ट वर्ड इज डंस। डंस इसको बोलते हैं ऐसा इंसान जो बहुत धीरे धीरे चीजों को सीखता है, जिसको बेवकूफ माना जाता है, उस इंसान को क्या बोलते हैं? डंस। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। अ पर्सन हु इज स्लो टू लर्न, और जिस इंसान को फुलिश माना जाता है, आप उसको क्या बोलते हो? डंस। चलो मुझे कुछ वर्ड्स बता दो फुलिश इंसान के। कोई इंसान अगर बहुत ही फुलिश है, मुझे दोनों फॉर्म्स बताना, एडजेक्टिव फॉर्म्स भी बताना और नाउन फॉर्म्स भी बताना। पहले ना हम नाउन फॉर्म्स करते हैं। तो फुलिश एडजेक्टिव फॉर्म है,
तो उसका नाउन फॉर्म क्या हो गया? फूल। इडियोटिक अगर एडजेक्टिव फॉर्म है तो उसका नाउन फॉर्म क्या हो गया? इडियट। निटविट भी बोलते हैं, एक जो सिली इंसान होता है जिसको कुछ नहीं पता होता उसको निटविट भी बोलते हैं। ब्लॉक हेड भी बोलते हैं, डिम विट भी बोलते हैं, जिसको मतलब सिंपलिटन भी बोलते हैं, राइट। ये जो मैं राइट हैंड साइड लिख रही हूँ बेटा, ये सारे के सारे नाउन्स हैं, है ना। अभी मैं जो लेफ्ट हैंड साइड लिखूंगी वो सारे के सारे एडजेक्टिव्स होंगे। पार्ट ऑफ स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है। मोरॉन भी बोलते हैं, निन कॉम पूप भी बोलते हैं। निन तो उसकी स्पेलिंग कैसे याद रखोगे? निन कॉम पूप। इम्बेकाइल भी बोलेंगे, डॉल्ट भी बोलते हैं। तो इन्हीं के एडजेक्टिव फॉर्म्स हो जाते हैं, डॉल्टिश, मोरॉनिक, इम्बेकाइलिक, इनएन, इनसेन, क्रेजी, सिली, मैड, मेनियक, डिम विटेड। तो यहाँ पे सारे नाउन फॉर्म्स हो गए, यहाँ पे सारे एडजेक्टिव फॉर्म्स हो गए। क्लॉड, ऑल ऑफ देम आर नाउन्स। अच्छा, एडजेक्टिव फॉर्म्स में कुछ और भी आ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्रीपोस्ट्रस, चाइल्डिश, ल्यूडिक्रस। ल्यूडिक्रस का मतलब होता है जो बहुत सिली सा हो। रिडिक्यूलस, रिडिक्यूलस मीन्स एकदम ही बकवास। तो ऑल ऑफ देम आर नाउन्स, ऑल ऑफ देम आर नाउन्स, और ये सारे वर्ड्स ऑल ऑफ देम आर एडजेक्टिव। क्लियर सभी को? अच्छा, फिर कुछ वर्ड्स और होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्जैक्टली फुलिश नहीं कह सकते, बट जोकर से रिलेटेड होते हैं। तो जोकर को आप क्या बोलते हो? क्लाउन। तो ये नाउन फॉर्म। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एक वर्ड होता है क्लाउन, है ना, एक वर्ड होता है क्लोक। क्लोक वर्ड का मतलब क्या होता है? जैसे एक बहुत बड़ा सा जो गाउन किसी ने वेयर किया होता है उसको बोलते हैं क्लोक। तो क्लोक शब्द के भी दो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, नाउन और वर्ब। ये होता है जो बड़ा सा गाउन वेयर किया होता है किसी इंसान ने, उसको क्लोक बोलते हैं। और जब वर्ब होता है, इसका मीनिंग क्या होता है? आप किसी चीज को क्या करने की कोशिश कर रहे हो? आप किसी चीज को छुपाने की कोशिश कर रहे हो, आप उसको क्या बोलते हो? क्लोक। तो क्लाउन, क्लोक। अगला वर्ड होता है सीएल से स्टार्ट होने वाला, क्लाउट। ये भी नाउन होता है, ये भी वर्ब होता है। अच्छा, क्लाउन भी नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है। वर्ब जब भी होता है इसका मतलब होता है फूल कर रहे हो किसी को, टू फूल अराउंड, मजाक सा उड़ा रहे हो, मजाक कर रहे हो। अच्छा, अब जब क्लाउड नाउन और वर्ब होता है, जब नाउन होता है इसका मतलब क्या होता है? पावर। किसी का क्लाउड है मतलब किसी के पास पावर है। और जब ये वर्ब होता है मतलब आप उस चीज को हिट कर रहे हो बहुत बुरी तरीके से, हिट हार्ड, बहुत ही बुरी तरीके से हिट कर रहे हो। तो कंफ्यूज मत होना, क्लाउन, क्लोक और क्लाउड तीनों वर्ड्स देखने में एक जैसे हैं, बट तीनों वर्ड्स का मीनिंग एकदम अलग अलग। वापस आ जाए तो डंस मीन्स साधारण, फुलिश सा इंसान, सिंपलिटन, ब्लॉक हेड, इम्बिकाइल, सारे के सारे वर्ड्स हमने कर लिए। एंटोनिम्स, सैवेंट बहुत नॉलेजेबल है, प्रोडिजी बहुत जीनियस है, इंटेलेक्चुअल है भाई, बहुत ही बढ़िया है अपने काम में, माइस्ट्रो है, डोयन है, विजर्ड है। इन सारे शब्दों का मतलब क्या है कि बहुत ही बढ़िया नॉलेजेबल इंसान है। तो एक बार उसको बेवकूफ बोला गया था, फिर उसने इवेंचुअली जो है फाइनली रिन्यूएबल एनर्जी की टेक्नोलॉजी को रिवोल्यूशनाइज कर दिया, उसमें बहुत ही बड़ा चेंज ले आया वो। एक बार उसको क्या बोला गया था? बेवकूफ बोला गया था। चलो, अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज सैटरनाइन। सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव। सैटरनाइन मीन्स दुखी इंसान, बहुत ही दुखी इंसान को सैटरनाइन बोलते हैं। ग्लूमी, सैड, अनफ्रेंडली, बहुत दुखी दुखी सा है ना। ग्लूमी है, मोरोज है, सलन है, मेलनकॉलिक है, ल्यूग्यूब्रियस है, बहुत ही सैड है, क्रेस्ट फॉलन है। एंटोनिम्स, चीयरफुल है, जॉली है, ऑप्टिमिस्टिक है, परकी है, बहुत खुश है तो इलेटेड है, एक्सटेटिक है, यूफोरिक है, बहुत खुश है। तो उसका इतना दुखी वाला एक्सप्रेशन से हर किसी को लग रहा था कि वो खुश नहीं है, बहुत सैड है।
नेक्स्ट वर्ड इज ट्राउंसिंग। ट्राउंसिंग मीन्स आपने बहुत बुरी तरीके से हरा दिया किसी को, ट्राउंस कर दिया। पार्ट ऑफ स्पीच एक्शन की बात कर रहे हैं ना, तो वर्ब हो गया। डिफीटिंग समवन बाय अ वेरी लार्ज मार्जिन, बहुत बड़े मार्जिन से किसी को हटा दिया, हाँ हरा दिया, थ्रैश कर दिया, ड्रप कर दिया, राउट कर दिया, बहुत बड़े मार्जिन से हरा दिया। एंटोनिम्स, आप खुद हार गए, ने सरेंडर कर दिया, सरेंडर कर दिया, हार मान ली। इसका एक बड़ा प्यारा वर्ड होता है सकम्ब कर देना। इसकी स्पेलिंग बहुत याद रखना, स्पेलिंग बहुत बार एग्जामिनेशन में आती है इसकी, इसमें डबल सी आता है। सकम्ब करना भी हार मान गए। जो डिबेट टीम थी उसकी बहुत तारीफ की गई क्योंकि उन्होंने बहुत बुरी तरीके से चैंपियंस को हरा दिया था, इसलिए उनकी बहुत तारीफ की गई। एक बड़ा प्यारा इडियम होता है, अगर आप बहुत अच्छे से विक्ट्री आपने ली है तो कैरी द डे, बहुत बार एग्जाम में भी आता है, डबल स्टार मार्कर के लिखेगा इफ यू कैरी द डे, इसका मतलब क्या, आप जीत गए हो, बहुत अच्छे से जीत गए हो, यू हैव कैरीड द डे। सॉरी, आ जाते हैं आज की कहानी पे। आज की कहानी है द बसल ऑफ द सिटी। सिटी में जो शोर शराबा, हल्ला गुल्ला, भीड़ भाड़ थी और एक ड्रीमर का साइलेंस। चलिए, इतनी ज्यादा बसल थी, बसल मीन्स शोर शराबा, नॉइज थी सिटी में। आज की कहानी काव्या की है। काव्या शांत रहती थी एक छोटे से रूम में, उसने किराए पे एक रूम ले रखा था और एक सपना था उसका बहुत बड़ा, उसकी कंडीशन से भी बहुत बड़ा। बहुत सारे लोग उसको डरपोक मानते थे। क्रेवन का मतलब क्या, डरपोक, क्योंकि वो कभी भी ना किसी से झगड़ा नहीं करती थी। जो लोग उसका मजाक भी उड़ाते थे ना, वो कभी उनको जवाब नहीं देती थी, तो लोग उसको डरपोक मानते थे। लेकिन उसका जो चुप्पी थी, उसका जो साइलेंस था, वो उसकी वीकनेस नहीं थी। वो तैयारी कर रही थी, क्यों, क्योंकि उसको उठना था, उसको सक्सेसफुल होना था। कॉलेज में कुछ क्लासमेट्स उसका बड़ा मजाक उड़ाते थे, डेनिग्रेट मींस क्रिटिसाइज करते थे उसके एम्बिशंस का, और उसको गधी बोलते थे, गधा या गधी, डंस मींस बेवकूफ बोलते थे, फुलिश पर्सन बोलते थे, इडियट बोलते थे। जब भी वो स्ट्रगल करती थी, जब भी वो जवाब नहीं दे पाती थी। और फिर एक बार तो एक बहुत ही दुखी सा प्रोफेसर था, उसको बड़ा मजा आता था क्या करने में, काव्या की गलतियों को पॉइंट आउट करने में। काव्या को बड़ा ही डिसरेलिश मींस बड़ा ही खराब फील होता था, बड़ा ही नफरत सी या बड़ा ही गंदा सा, डिसरेलिश का मतलब क्या, डिसलाइक, बड़ा ही गंदा फील होता था जब भी उसको ऐसे शर्मिंदा किया जाता था। फिर भी वो कभी भी कड़वाहट को अपने अंदर नहीं आने देती थी। वो हर किसी को शांत करने की कोशिश नहीं करती थी, प्रोपिशिएट मींस काम करना, एसुएज करना। वो हर किसी को शांत करने की कोशिश नहीं करती थी। जो उस पर डाउट करता था वो सिर्फ अपने ऊपर फोकस करती थी, अपने आप को इंप्रूव करने में फोकस करती थी। वो रात रात भर पढ़ती थी जब उसे, और एक हल्की सी चमक उम्मीद की दिखती थी उसकी आंखों में। ग्लिंट मींस चमक, स्पार्कल। वो लोगों की कहानियों से बहुत इंस्पायर होती थी, जिन्होंने बहुत लड़ाई करी सफरेज के लिए, कि हमारी कंट्री को एक इंडिपेंडेंट करवाया, मतलब वोट देने का हक दिलवाया। राइट टू वोट इज व्हाट, सफरेज। क्योंकि उनकी करेज ने उसे सिखाया था कि प्रोग्रेस तब होती है एक इंसान से जब वो रिफ्यूज करता है शांत होने से। महीनों बाद काव्या ने एक डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, जहां पे उसको वही स्टूडेंट्स मिले जो उसके और मजाक उड़ाते थे। उसका ओपनिंग राउंड बहुत ही खराब था, वो हार गई, और एक मोमेंट के लिए तो उसे लग रहा था कि हर चीज जो उसको खराब बोली जा रही है उसके माइंड में जा रही थी। फिर भी वो वापस से खड़ी हुई, उसने अपनी वीकनेसेस को ठीक किया और वो लड़ी बहुत बढ़िया कॉन्फिडेंस के साथ। फाइनल डे तक जो शांत लड़की जिसको हर कोई अंडर एस्टिमेट करता था, उसने इतनी बढ़िया स्पीच दी जिससे वो चैंपियनशिप जीत गई। सिटी लाउड था, इम्पेशेंट था, इंडिफरेंट था, बट काव्या ने डिस्कवर किया कि इतने शोर में भी एक साइलेंट ड्रीम स्ट्रांग हो सकता है और आपकी लाइफ बदल सकता है। ट्राउंसिंग मीन्स डिफीट, तो उसको बहुत बुरी तरह से हार मिली। तो पूरे पैराग्राफ में हमने जितने भी वर्ड्स किए थे वो सारे के सारे आए और हमने रिवाइज किए। आप, मॉरल क्या है कि साइलेंस का मतलब डर नहीं होता है, साइलेंस का मतलब होता है जब आप अपने आप को तैयार कर रहे होते। फेलियर आपको एक बार हरा देगा, लेकिन अगर आप डिटरमिन्ड हो कि मैंने ठान लिया तो ठान लिया, तो आप जीत सकते हो। तो फेलियर से डरने की जरूरत नहीं है, बस अपने अंदर डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि मुझे तो हर हालत में करना ही करना है। ये सारे वर्ड्स आप टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ शेयर हो जाएगा, उससे रिवाइज कर लेंगे। आ जाते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स में। क्लैप्टोमेनिया बहुत बार एग्जामिनेशन में आया है। क्लैप्टोमेनिया मींस चोरी करने की जो लत होती है, चोरी करने की आदत, आप कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हो अपने आप को, क्लैप्टोमेनिया। अ स्ट्रॉन्ग एंड अनकंट्रोलेबल डिजायर टू स्टील, कि मतलब आप चोरी कर रहे हो
और आप उस डिजायर को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हो, क्लैप्टोमेनिया। ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? क्लैप्टोमेनियाक, लास्ट में एक सी और आ जाता है। कॉस्मोपॉलिटन, जिसको लगता है पूरी दुनिया ही मेरी कंट्री है, मतलब जो एक कंट्री का नहीं मानता है अपने आप को, पूरी दुनिया को ही अपनी कंट्री मानता है, ऐसे इंसान को कॉस्मोपॉलिटन बोलते हैं। हाइपोक्राइट, जो अंदर से कुछ और होता है, बाहर से कुछ और दिखाता है, जो अंदर से खराब इंसान होता है, बाहर से दिखाता है मैं कितना बढ़िया इंसान हूं, ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं? हाइपोक्राइट। एलिगी, किसी इंसान की डेथ हो गई है, उसके लिए पोएम जो सुनाई जा रही है, उस पोएम को बोलते हैं एलिगी। फ्रेजल वर्ब्स, डेट बैक, मतलब पीछे कितना है ये टेम्पल डेट्स बैक टू द 12th सेंचुरी, मतलब ये 12वीं सेंचुरी का टेम्पल है, तब से एग्जिस्ट कर रहा है। डॉन अपॉन, अचानक से आपको समझ में आ गई वो बात, तो कोई चीज आपको अचानक से समझ में आ गई, डॉन अपॉन, फाइनली मुझे ये बात समझ में आई कि मैंने गलती करी है, तो डॉन अपॉन मीन्स कोई बात आपको अचानक से समझ में आई है। वैसे डॉन का मतलब क्या होता है? भोर, सुबह सनराइज से जस्ट पहले का जो टाइम होता है उसको डॉन बोलते हैं। डील इन, आप किस चीज में डील करते हो? माई फादर डील्स इन टेक्सटाइल्स, तो टेक्सटाइल्स में डील करते हैं। शॉप डील्स इन एंटीक फर्नीचर, शॉप पुराने फर्नीचर में डील करती है। तो जब आप किसी बिजनेस की, किसी प्रोफेशन की बात करते हो, आप डील इन लगाते हो। जब आप किसी प्रॉब्लम की बात करते हो, आप डील विद लगाते हो, है ना? यू डील विद अ प्रॉब्लम एंड यू डील इन अ बिजनेस, बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से बहुत बार फिलर का क्वेश्चन आता है। डील विद अच्छा लिखा ही हुआ है, आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, डील विद। इडियम्स पे आ जाते हैं। अ यूनिवर्सल लैंग्वेज, वो लैंग्वेज जो हर कोई समझता है। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज नाउअडेज, ये लैंग्वेज हर कोई समझ रहा है आजकल। माउथ फुल ऑफ वर्ड्स, उसका मुंह शब्दों से भरा हुआ है, मतलब वो सोच नहीं रहा वो क्या बोल रहा है, सिर्फ वो बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है। हिज माउथ इज फुल ऑफ वर्ड्स, मतलब बिना सोचे समझे बोल रहा है। अ साइलेंट टंग, जब आपको बोलना चाहिए तब भी आप शांत हो गई, आप साइलेंट जब आपको बोलना चाहिए। अ वर्ड ऑफ एडवाइस, नाम से समझ में आ रहा है, आप किसी को सजेशन दे रहे हो। अ वॉइस इन द विल्डरनेस, मतलब एक ऐसी आवाज जो कोई नहीं समझ पा रहा, आप एक ऐसी लैंग्वेज में बात कर रहे हो जिसको कोई नहीं समझ पा रहा है, इट्स अ वॉइस इन द विल्डरनेस, आपकी बात किसी को समझ ही नहीं आ पा रही है। अच्छा, बोलने के कुछ और अगर मैं बोलूं तो, कैट गॉट योर टंग का मतलब क्या था? जल्दी से बताना। आप सामने वाले से पूछ रहे हो तुम शांत क्यों हो, तुम्हारी जुबान बिल्ली ले गई है क्या? वाई आर यू साइलेंट? आप सामने वाले से पूछ रहे हो कि तुम शांत क्यों। गिफ्ट ऑफ गैप, ये बहुत बार एग्जाम में आता है। गिफ्ट ऑफ गैप का मतलब क्या होता है? जीएबी गैप, आप बहुत बढ़िया बोलते हो, मीन्स यू आर एन एलोक्वेंट स्पीकर, आपके अंदर बोलने की बहुत ही बढ़िया कला है, यू हैव अ गिफ्ट ऑफ गैप। समझ आई ये स्टोरी? सभी लोग टेलीग्राम चैनल से पढ़ेंगे। आ जाते हैं आज के आर्टिकल पे, बट उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी सभी को, 6000 से ज्यादा बच्चे सेशन देख रहे हैं, बट 6000 लाइक्स अभी तक नहीं हुए हैं। जितने लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है, एक बार तुरंत के तुरंत हम सब दे देंगे। आप लोगों को याद दिलवाना पड़ता है लाइक करने के लिए, बहुत बच्चे भूल जाते हैं। स्टार्ट करें आज का सेशन। आर्टिकल पहले आप पढ़ेंगे, फिर हम समझाएंगे। रीड इट एवरीवन, सभी लोग रीड करेंगे। वेल्थ ऑफ लेक्यूने, लेक्यूने का मतलब होता है कमियां, गैप्स, तो कमियां ही कमियां हैं। कुंदनकुलम न्यूक्लियर प्लांट में से जो डेटा लीक हुआ, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ऑल द बेस्ट एवरीवन।
हाँ जी, क्या लिखा हुआ है? द रैंसमवेयर अटैक। अच्छा, रैंसमवेयर अटैक समझते हो क्या होता है? रैंसमवेयर अटैक होता है जहां पे आपका डेटा चोरी कर लिया जाता है, आपका सिस्टम लॉक कर दिया जाता है और आपसे एक फिरौती मांगी जाती है कि तुम हमें ये पैसा दो, जब तुम हमें ये पैसा दोगे तब हम तुम्हारा सिस्टम तुम्हें ओपन करके देंगे। उसको बोलते हैं रैंसमवेयर अटैक। तो एक रैंसमवेयर अटैक हुआ एक कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट जो कि इन्वॉल्व था कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट में। ये बात बहुत ही कंसर्निंग है, ये बात बहुत ही चिंताजनक है। इवन इफ नथिंग, हालांकि कोई भी चीज थ्रेटनिंग, थ्रेटनिंग मीन्स खतरे में डालने वाली, ऐसी कोई भी चीज नहीं चोरी हुई है जो कि प्लांट की इंटीग्रिटी को, इंटीग्रिटी का मतलब, वैसे इंटीग्रिटी का मतलब होता है ऑनेस्टी, यहाँ पे इंटीग्रिटी का मतलब क्या है? इंपॉर्टेंट डेटा या इंपॉर्टेंट चीजें। तो प्लांट की इंटीग्रिटी, जो पूरा का पूरा वो न्यूक्लियर प्लांट जो है उसकी इंटीग्रिटी, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि उस प्लांट को कोई नुकसान पहुंचेगा, लेकिन फिर भी एक कॉन्ट्रैक्टर जो था, जो उस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व था, उसके ऊपर ये अटैक हुआ है। ये बात क्या है? चिंताजनक है। इन 2019 में मालवेयर वॉज फाउंड, मतलब मालवेयर का मतलब क्या है? एक तरीके से वायरस कह सकते हैं, मतलब गलत इंटेंशन से डाला हुआ सॉफ्टवेयर। ये मिला था सेम फैसिलिटी के, मतलब इसी प्रोजेक्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव नेटवर्क में। तो इस नेटवर्क में ये मालवेयर मिला था, लेकिन जो NPCIL है उसने क्या बोला था कि जो ऑपरेशनल रिएक्टर का नेटवर्क है, तो जो पूरा का पूरा नेटवर्क है जिसपे वो ऑपरेट कर रहा है पूरा का पूरा रिएक्टर, उसके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ा था। द न्यू इंसिडेंट, ये जो नया इंसिडेंट हुआ है, ये भी सेम थीम को ही एक्सटेंड कर रहा है, सेम ही थीम है। अभी भी NPCIL क्या बोल रहा है कि प्लांट के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा है। इंडिया का जो ब्रीच डिस्क्लोजर रेजिम है, रेजिम का मतलब क्या होता है? रूल्स एंड रेगुलेशंस का जो पूरा का पूरा सिस्टम है। ब्रीच का मतलब है कि कहाँ पे सिक्योरिटी के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है, कहाँ पे सिक्योरिटी खत्म हुई है, या फिर कहाँ पे अटैक हुआ है। तो अटैक के बारे में जो इंफॉर्मेशन देने का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है कि भाई किसी के ऊपर अटैक हुआ है, अगर साइबर सिक्योरिटी कमजोर पड़ी है अगर कहीं, तो वो चीज पब्लिक को बताओ। ये सिस्टम जो है ये इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट मीन्स मैच नहीं करता है जो हमें चाहिए उससे, एंड ये ओपेक है। ओपेक मीन्स पारदर्शिता नहीं है, पब्लिक को बताया ही नहीं जाता है कि कौन सा डेटा कहां से अटैक हुआ है, किस डेटा पे कहां अटैक हुआ है, कौन सा डेटा लीक हुआ है। अफेक्टेड ऑर्गेनाइजेशंस, जिन ऑर्गेनाइजेशंस पे इंपैक्ट पड़ता है, जिन ऑर्गेनाइजेशंस पे अटैक होता है, टेन टू मीन्स उनका झुकाव होता है, मतलब वो किस तरफ विश्वास करती हैं कि अगर वो ब्रीच को बता देंगी, अगर वो पब्लिक को बता देंगी कि हमारा डेटा ऐसे लीक हुआ है, तो इससे क्या होगा? पब्लिक का कॉन्फिडेंस उन पे खत्म हो जाएगा, पब्लिक उन पे विश्वास नहीं करेगी। अगर पब्लिक को पता लग गया कि इस ऑर्गेनाइजेशन का डेटा लीक हुआ है, उनका शेयर प्राइस गिर जाएगा, उनको अब कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा, और रेगुलेटरी स्क्रूटनी और रूल्स रेगुलेशंस उनके ऊपर बहुत ज्यादा लग जाएंगे, उनकी बहुत जांच होगी। स्क्रूटनी मींस इंस्पेक्शन, उनकी क्या होगी? बहुत जांच होगी। इसीलिए वो क्या करते हैं, वो अपनी लैंग्वेज को थोड़ा सा आसान बना देते हैं, अपनी लैंग्वेज को इतना स्ट्रिक्ट नहीं रखते पब्लिक स्टेटमेंट्स में, और वो तब तक डिस्क्लोज नहीं करते चीजों को, वो तब तक चीजों को नहीं बताते जब तक उनको कंपेल नहीं किया जाए, जब तक उनको फोर्स नहीं किया जाए। मैनी ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस तो ऐसी होती हैं, ऑल्सो लैक मैच्योर इंसिडेंट रिस्पॉन्स कैपेबिलिटीज, मतलब कोई इंसिडेंट हो जाए तो वो उसका जवाब भी नहीं दे पाती हैं, उसको ठीक भी नहीं कर पाती, उनके पास वो कैपेबिलिटी ही नहीं होती है। नॉट अनकॉमनली, ये बात अनकॉमन नहीं है, मतलब ये बात कॉमन है। ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर अटैक हो जाए, उनको पता ही नहीं होता है कि उनको क्या करना है। क्यों? बिकॉज दे ट्रीट, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जो साइबर सिक्योरिटी है वो सिर्फ जोर जबरदस्ती की वजह से उनको फॉलो करनी पड़ रही है, उनको जरूरत नहीं लगती। तो किसी ऑर्गेनाइजेशन पर अगर अटैक हो जाता है, उसको पता ही नहीं होता है उसे क्या करना है। क्यों? क्योंकि साइबर सिक्योरिटी को वो सिर्फ और सिर्फ एक रूल रेगुलेशन की तरह फॉलो कर रही होती है, उसकी जरूरत नहीं समझ रही होती है। सो इसीलिए असेस करना, इस बात को इवैल्यूएट करना, असेस करना मींस इवैल्यूएट करना कि कौन सा डेटा लीक हुआ है, कौन सा डेटा अफेक्ट हुआ है, कौन सा डेटा किसके पास गया है, शुरुआत की स्टेजेस में अटैक के, ये उनके लिए टेक्निकली इम्पॉसिबल हो जाता है, वो इसको कर ही नहीं पाते। तो बेसिकली ऑथर की टोन क्रिटिकल है, ऑथर ने बुराई करी है हमारी ऑर्गेनाइजेशंस की कि वो ऑर्गेनाइजेशन साइबर सिक्योरिटी को इंपॉर्टेंट नहीं मानती हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि कौन सा डेटा उनका लीक हुआ है, वो पब्लिक को भी नहीं बताती हैं कि हमारे यहाँ ऐसा डेटा लीक वगैरह हुआ है, क्योंकि उनको लगता है उससे उनका पब्लिक को बताने से उनकी ऑर्गेनाइजेशन पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा।
समझ आया पैसेज सभी को? चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग। हाँ जी, अगला पैराग्राफ क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू पब्लिक इंफॉर्मेशन के हिसाब से जो फैसिलिटी थी, जो प्लांट था, इसका जो कोर इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोर मीन्स मेन, तो मेन पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अनअफेक्टेड है, कोई असर नहीं पड़ा है उस पर। इंस्टेड, जबकि अ ग्रुप कॉल्ड वर्ल्ड लीक्स, एक ग्रुप है जिसका नाम है वर्ल्ड लीक्स, उसने माउंट किया, माउंट का मतलब यहाँ पे क्या है, डाला, एक रैंसमवेयर अटैक, एक अटैक किया उसके ऊपर, कॉम्प्रोमाइजिंग सिस्टम्स, सिस्टम्स कॉम्प्रोमाइज हुए, सिस्टम्स का डेटा गया, जो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर से के थे, जो इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्टर था यूनिट 3 और यूनिट 4 का। तो यूनिट 3 और यूनिट 4 का जो कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ था वो रिलायंस को मिला हुआ था, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को, उसका सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हुआ, मतलब उसके सिस्टम पे अटैक। द डेटा इन द इंसिडेंट, जो इस इंसिडेंट का जो डेटा था, इसको होस्ट किया गया, मतलब किसके द्वारा होस्ट किया गया, उस डेटा को योटा डेटा सर्विसेज के द्वारा होस्ट किया गया, विच सेड, मतलब योटा डेटा सर्विसेज पे पूरा का पूरा डेटा था, और इस सर्विसेज ने क्या बोला कि उसने डिटेक्ट करी थी कि कुछ ना कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है, कुछ ना कुछ सस्पिशियस का मतलब है जिस पर शक हो रहा है, तो ऐसी कोई एक्टिविटी हुई थी उसके सर्वर पे मई 29। अकॉर्डिंग टू ओपन सोर्स इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म रैंसम लोग, इस प्लेटफॉर्म के हिसाब से डेटा जो है दिखने लग गया वर्ल्ड लीक्स पे जून 11 को, तो जून 11 को उन्होंने सारा का सारा डेटा दिखना शुरू हो गया उनके सर्वर पर, मतलब सारा का सारा डेटा चोरी हो गया। हाउएवर द एनपीसीआईएल इशूड, एनपीसीआईएल ने एक क्लैरिफिकेशन दिया इस बात का जुलाई 15 को, फॉलोइंग वाइड स्प्रेड मीडिया रिपोर्ट्स, तो जब बहुत ज्यादा मीडिया रिपोर्ट्स आई तो क्लैरिफिकेशन दिया एनपीसीआईएल ने इस बात का। 14.3 जीबी की फाइल्स रिलीज कर दी गई हैं, कहां पे रिलीज कर दी गई है? अच्छा, इन फाइल्स में क्या क्या है? इन फाइल में वेंटिलेशन सिस्टम का पूरा लेआउट है, फ्लोर प्लान है, एक एलिजिट, एलिजिट मीन ऐसा बोला जा रहा है, अभी कंफर्म नहीं है, बट कंट्रोल रूम का पूरा फ्लोर प्लान रिलीज कर दिया गया है, सप्लायर कौन है, वेंडर कौन है, सारी की सारी लिस्ट, इंश्योरेंस का पेपर वर्क, ये सारी की सारी फाइल्स रिलीज कर दी गई। वाइल द फाइल्स हैव नॉट बीन इंडिपेंडेंटली ऑथेंटिकेटेड, हालांकि इन फाइल्स को ऑथेंटिकेट नहीं किया गया है कि मतलब ये फाइल्स सही है या गलत है, लेकिन जो एक्टर्स हैं, जो लोग इन्वॉल्व हैं और जो उनके इंसेंटिव, उनको जो फायदा होगा इससे, उस चीज के ऊपर हमें ध्यान से नजर रखने डालने की जरूरत है। तो बेसिकली ऑथर ने क्या बोला? ऑथर ने बोला कि भाई रिलायंस कॉन्ट्रैक्टर्स का जो सिस्टम का डेटा था वो सारा का सारा कॉम्प्रोमाइज हो गया, योटा डेटा सर्विसेज के ऊपर सारा डेटा था, तो जो वर्ल्ड लीग्स ग्रुप है उसने वो सारा का सारा डेटा अपने प्लेटफॉर्म पे डालना शुरू कर दिया, जिसमें बहुत सारी चीजें थी, जिसमें कंट्रोल रूम का पूरा फ्लोर प्लान, पूरा का पूरा वेंटिलेशन सिस्टम, कौन सप्लायर है, कौन वेंडर है, इंश्योरेंस का पेपर वर्क, सारी की सारी फाइल्स रिलीज हो। अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग।
अगला पैराग्राफ ऑथर क्या कह रहे हैं, द एनपीसीआईएल हैज सेड, एनपीसीआईएल ने बोला कि जो फाइल्स हैं वो किस चीज से रिलेटेड है, पर्टेन टू मींस रिलेटेड टू, तो फाइल्स जो है रिलेटेड है इंफ्रास्ट्रक्चर से जो बियॉन्ड द फैसिलिटीज न्यूक्लियर आइलैंड है। तो उन्होंने बोला फैसिलिटी का, उस प्लांट का जो न्यूक्लियर आइलैंड है उसके बाहर की पिक्चर्स हैं, उसके बाहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की पिक्चर्स हैं, हमारे न्यूक्लियर आइलैंड की पिक्चर्स नहीं है, ऐसा एनपीसीआईएल ने बोला। हाउएवर, लेकिन ऐसी जो इंफॉर्मेशन है कैन स्टिल सर्व, इससे क्या हो सकता है, सो कॉल्ड इंटेलिजेंस प्रिपरेशन एक्टिविटीज, मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन अभी भी काम की है, इससे भी बहुत सारी एक्टिविटीज हो सकती है। इंडिया इज द थर्ड मोस्ट ब्रीच्ड कंट्री, ब्रीच्ड का मतलब क्या होता है, जहां पे रूल्स रेगुलेशन तोड़े जाते हैं, जहां पे डेटा चोरी होता है, तो इंडिया जो है क्या है, थर्ड मोस्ट ब्रीच्ड कंट्री, मतलब इंडिया में बहुत ज्यादा क्या होते हैं, बहुत ज्यादा डेटा लीक्स होते हैं। एंड हैज ऑलरेडी ब्रूक्ड, ब्रूक का मतलब क्या, झेल चुकी है, इंडिया ऑलरेडी झेल चुकी है सिमिलर अटैक्स, ऐसे अटैक पहले भी हुए हैं इंडिया में और इंडिया झेल चुकी है उनको, एम्स दिल्ली में, एयरलाइंस में, स्टेट गवर्नमेंट पोर्टल्स में ऐसे अटैक हो चुके हैं इंडिया पे पहले भी। इन दिस मिलियो, मिलियो मीन्स एनवायरमेंट, इस एनवायरमेंट में द गवर्नमेंट हैज पोजिशन, गवर्नमेंट ने रखा, पोजिशन किया है कुंदन कुलम को, ये मेन पार्ट है हमारे इंडिया के न्यूक्लियर पावर एम्बिशंस का। तो हमारे जो इंडिया के जो न्यूक्लियर पावर एम्बिशंस हैं कि हम न्यूक्लियर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, उसका मेन पार्ट क्या, कुंदम कुलम था। सीईआरटी इन जो है एक इन्वेस्टिगेशन कर रही है, एक जांच कर रही है, और जो रिलायंस और योटा है उन्होंने भी अपनी सारी की सारी रिसर्च गवर्नमेंट के साथ शेयर कर दी है। तो सीईआरटी इन और जो एनपीसीआई है उनको बताना चाहिए कि किस तरह की फाइल्स गई हैं, वो फाइल्स कितनी सही हैं, डेटा को बाहर किया गया था क्या डिटेक्शन से पहले, और क्या कोई क्रेडेंशियल्स, मतलब कोई बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स या सप्लायर के अकाउंट्स भी एक्सपोज हुए हैं नहीं हुए हैं। तो ये सारी की सारी बातें क्या करनी चाहिए, सारी की सारी बातें बताई जानी चाहिए, पब्लिक के सामने होनी चाहिए। एक्सफिल्ट्रेटेड का मतलब वही हो गया एक तरीके से चोरी किया, कि क्या चोरी किया गया, डेटा कहां से चोरी किया गया, कैसे किया गया। रेडिकल ट्रांसपेरेंसी, पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी तो कोई इम्पॉसिबल है कि सारी की सारी चीजें हम बता दो, ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन जो बेसिक साइबर हाइजीन है, मतलब बेसिक साइबर सिक्योरिटी के जो साइबर हाइजीन मतलब बेसिक जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, और जो प्रोएक्टिव कम्युनिकेशन है कि पहले से पहले कम्युनिकेट करो, ये चीज नॉन नेगोशिएबल है। मतलब नॉन नेगोशिएबल का मतलब क्या है कि ये चीज होनी ही होनी चाहिए, हम इस पर कोई डिस्कशन नहीं कर सकते कि थोड़ा बहुत कर दो या ज्यादा कर दो, नहीं, कोई भी चीज नॉन नेगोशिएबल होती है इसका मतलब वो चीज होनी ही होनी चाहिए। तो सरकार को कम्युनिकेशन देना पड़ेगा, सरकार को पहले से ही कम्युनिकेशन देना चाहिए। साइबर हाइजीन मतलब साइबर रूल्स रेगुलेशन जो होते हैं, जो बेसिक होते हैं, वो फॉलो होने ही होने चाहिए। पैसेज समझ आया सभी को? अब आ जाते हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पे। पहले सारे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे। ऑल द बेस्ट एवरीवन।
चलिए लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चंस ना। इनमें से कौन सा है जो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है ऑथर ने जो बुराई करी है इंडिया के साइबर ब्रीच डिस्क्लोजर इकोसिस्टम की, मतलब साइबर सिक्योरिटी को लेके कोई अटैक होता है, साइबर मतलब कोई अटैक होता है इंटरनेट पे, तो जो ब्रीच होता है, डेटा लीक होता है, उसका डिस्क्लोजर, उसको लोगों को बताया जाता है या नहीं बताया जाता है, उसके एनवायरनमेंट की ऑथर ने जो बुराई करी है। ऑर्गेनाइजेशंस जो है फ्रिक्वेंटली प्रायोरिटाइज करते हैं, ऊपर रखती है अपना रेपुटेशनल मैनेजमेंट ओवर टाइमली ट्रांसपेरेंसी। सही बात है, उनको अपनी रेपुटेशन ज्यादा प्यारी होती है कि अगर हमने बता दिया तो लोग हमारी कंपनी को अच्छा नहीं मानेंगे, हमारा शेयर प्राइस गिर जाएगा, तो अपनी रेपुटेशन को वो ऊपर रखते हैं, वो ट्रांसपेरेंसी नहीं रखते। अभी की जो साइबर सिक्योरिटी रूल्स रेगुलेशंस हैं वो कंपनीज को रोकती हैं कि आप तुरंत की तुरंत पब्लिक को मत बताओ। नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है कि कंपनीज को नहीं बताना चाहिए। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस जो है पता ही नहीं लगा पाते कि कितना डेटा लीक हुआ है, क्योंकि वो तैयार ही नहीं होते हैं उस चीज के लिए। सही बात है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को पता ही नहीं होता है कि उनका डेटा लीक हो गया है या कितना डेटा लीक हुआ है, क्योंकि उनकी साइबर सिक्योरिटी को लेकर प्रिपेयर्डनेस सही नहीं है। बिल्कुल सही है, तो आंसर इज सी, बोथ ए एंड सी। कौन सी चीज को आप इन्फर कर सकते हो ऑथर के एटीट्यूड को लेके, कि ऑथर का जो एटीट्यूड है, कि जो अश्योरेंस मिले इस इंसिडेंट को लेके, ऑथर को लगता है कि जो ऑफिशियल स्टेटमेंट्स हैं वो सफिशिएंट है। नहीं, ऑथर ने बुराई करी है। ऑथर कह रहे हैं ऑफिशियल स्टेटमेंट सही नहीं है। क्या ऑथर को ऐसा लगता है कि नेशनल सिक्योरिटी को पूरी सिक्योरिटी की जरूरत है? नहीं। ऑथर ने एक्सेप्ट कर लिया है कि कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी तो नहीं मिल पाएगी, लेकिन कम से कम फैक्ट्स तो बता दो। सही बात है, ऑथर ने लास्ट में ये बात बोली थी कि चलो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी मत दो, बट थोड़ा बहुत तो बता दो। ऑथर को लगता है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन है वो बहुत जरूरी है बिफोर ड्रॉइंग फाइनल कंक्लूजन। एक तो फाइनल कंक्लूजन यहाँ पे थोड़ी सी ग्रामर गलत है, फाइनल वर्ड नहीं आया है ना। बिफोर ड्रॉइंग कंक्लूजन रिगार्डिंग द लीक्ड फाइल्स, आप कोई भी कंक्लूजन निकालो लीक्ड फाइल्स के बारे में, उससे पहले वेरीफाई करवा लो। सही बात है, तो लीक्ड फाइल के बारे में कोई भी कंक्लूजन निकालने से पहले वेरिफिकेशन होना चाहिए। ऑथर को ऐसा लगता है, बिल्कुल सही बात है, तो आंसर इज सी, बोथ बी एंड सी। बस ग्रामर थोड़ी सी गलत थी हमें, फाइनल कंक्लूजन गलत होता है। कंक्लूजन का मतलब ही होता है अपने आप में जो फाइनल चीज निकली है, तो कंक्लूजन के साथ कभी भी फाइनल वर्ड नहीं लगाते। चलो, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? सर्ट इन इन्वेस्टिगेट कर रही है इंसिडेंट को। सही बात है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर योटा ने अपनी फाइंडिंग्स शेयर कर दी सरकार के साथ। सही है। जो अटैक है उसने सिस्टम्स को कॉम्प्रोमाइज किया है, जो कि एक इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्टर के थे, ना कि नेटवर्क के थे। सही बात है, इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्टर के सिस्टम्स कॉम्प्रोमाइज हुए हैं। लीक फाइल्स को ऑथेंटिकेट किया गया है? अभी नहीं किया गया है कि वो लीक फाइल सही है या गलत है, अभी तक ऑथेंटिकेट उनको नहीं किया गया है। तो आंसर इज बी, बोथ ए एंड बी। कौन से कंक्लूजन आप पैसेज से निकाल सकते हो? जो इंफ्रास्ट्रक्चर की सिक्योरिटी है वो सिर्फ ऑपरेशनल सिस्टम को प्रोटेक्ट करने में नहीं है, बल्कि आपको कॉन्ट्रैक्टर को और डिजिटल इकोसिस्टम को भी सपोर्ट करना पड़ेगा। सही बात है, अपने रिएक्टर को प्रोटेक्ट कर ले उससे काम नहीं चलेगा, जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके उनको भी सपोर्ट करना पड़ेगा। जो रैंसमवेयर ग्रुप है उसका उसका मोटिवेशन क्या था? कि वो इंडिया की साइबर रेजिलियंस को इंप्रूव करे। क्या इस ग्रुप का मोटिवेशन ये था कि इंडिया को स्ट्रांग बनाए? जिस ग्रुप ने अटैक किया वो ये चाहता था कि इंडिया स्ट्रांग बन जाए साइबर सिक्योरिटी में, उसका मकसद ये था? नहीं। ऑथर ने जो बुराई करी है वो सिर्फ साइबर अटैक की नहीं करी है, ऑथर ने बुराई सरकार की भी करी है, कि सरकार किस तरीके से हैंडल करती है या इंस्टीट्यूशंस किस तरीके से हैंडल करते हैं इस बात को। सही बात है, ऑथर ने बुराई सिर्फ साइबर अटैक की नहीं करी है, ऑथर ने बुराई सरकार के और ऑर्गेनाइजेशंस की भी करी है कि वो किस तरीके से इस तरह के इंसिडेंट्स को हैंडल करते हैं। तो आंसर वॉज डी, बोथ ए एंड सी। टोन डॉगमेटिक, ऑथर कह रहे हैं मैं ही सही हूं बाकी सब गलत है। बाइगॉटेड, ऑथर कट्टर है? नहीं। ऑथर हंसी मजाक कर रहे हैं? नहीं। हाँ, ऑथर बहुत प्रैक्टिकल बातें कर रहे हैं। तो आंसर इज डी, ओनली सी। क्या क्या स्कोर्स रहे सभी के? चलिए आ जाते हैं एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन पे। उससे पहले फिर से रिक्वेस्ट करूंगी, 7,000 बच्चे सेशन देख रहे हैं, जिन्होंने लाइक नहीं किया है एक बार तुरंत की तुरंत लाइक कर देंगे और मुझे थम्स अप भी दे देंगे कमेंट सेक्शन में, जितने लोगों को मजा आ रहा है सेशन में। आर यू एंजॉइंग द सेशन एवरीवन? चलिए, एरर डिटेक्शन फॉर ऑल द बेस्ट।
Let's look at these questions. He is enough wise नहीं, wise enough. ए और बी दोनों में एरर आप मार्क करोगे. हमेशा याद रखना इनफ नाउन से पहले आता है ना. इनफ बुक्स, इनफ बैग्स, इनफ स्पेस. एडजेक्टिव के बाद आता है वाइज इनफ, ब्यूटिफुल इनफ, स्मार्ट इनफ. तो एडजेक्टिव के बाद आता है, नाउन से पहले आता है. वाइज क्योंकि एडजेक्टिव है, ही के बारे में बता रहा है, तो वाइज इनफ आएगा. द सन शोन, शोन एक वर्ब है, वर्ब के बारे में जो वर्ड बताता है एडवर्ब होता है, तो ब्राइटली आएगा. शोन ब्राइटली, वर्ब के बारे में बताने वाला शब्द एडवर्ब होता है. यूनिक का मतलब ही होता है अपने आप में यूनिक, अपने आप में अलग, तो द मोस्ट नहीं आएगा. यूनिक का मतलब ही होता है अपने आप में एकदम अलग, तो दिस इज अ यूनिक पेंटिंग. या फिर आप इसको इस तरीके से भी ठीक कर सकते हो, अगर आपको एक ही पार्ट में ठीक करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, यूनिक को हटा सकते हो. दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पेंटिंग कर सकते हो, या मोस्ट डिफरेंट पेंटिंग कर सकते हो. द फूड सर्व्ड एट द रेस्टोरेंट टेस्टेड डिलीशियस बट वॉज क्वाइट कॉस्टली. की स्पेलिंग गलत है, कॉस्टली की स्पेलिंग ये होती है, कॉस्टली नहीं होता. ही वॉज सो मच हैप्पी नहीं, सो दैट का पेयर होता है. इतनी हैप्पी था वो, इतना हैप्पी था वो कि वो गली के बीच में डांस करने लग गया. सो मच नहीं, सो दैट का पेयर होता है, तो सो मच दैट का नहीं होता. स्कोर्स एवरीवन, क्या क्या स्कोर्स रहे सभी के. आ जाते हैं स्किमिंग पे. रेडी, चलिए, ऑल द बेस्ट एवरीवन. अच्छा एक चीज और, ये जो मैं आपको क्वेश्चंस करवा रही हूँ ना यहाँ पे एरर डिटेक्शन के, जहाँ पे दो पार्ट्स में भी एरर है, या मैं आपको दो तरीके से भी बता रही हूँ कि इस तरीके से भी ठीक हो सकता है, इस तरीके से भी ठीक हो सकता है. बेसिकली यहाँ पे हम ना ग्रामर सीख रहे हैं. तो मकसद ये नहीं है कि आप आंसर सही मार्क करो, मकसद ये है कि आप सीखो सही चीज, कि सही आंसर क्या हो सकता है, ये भी क्यों हो सकता है, या ये भी क्यों हो सकता है. तो द मोटिव इज नॉट टू गिव यू द आंसर्स, द मोटिव इज टू टीच यू ग्रामर. इस चीज को समझना. चलो, ऑल द बेस्ट.
चलिए लेट्स डिस्कस इट। इंडिया का जो इन्फ्लेशन है इसने 4% के टारगेट को तोड़ दिया है और ये इतना हो गया है जून में, मई में इतना था। ये बता रहा है कि प्राइस प्रेशर जो है अभी तक प्रोड्यूसर लेवल पे था, अब लोगों तक जा रहा है। होलसेल और रिटेल इन्फ्लेशन में जो गैप है वो बहुत कम हो, हल्का सा ही कम हुआ है। होलसेल इन्फ्लेशन इतना था मई से, फ्यूल एंड पावर की वजह से बहुत ज्यादा महंगाई आ रही है और ये हल्का सा ही कम है इससे। इंडिया जो इतना सारा इंपोर्ट कर रहा है तो इंपोर्ट्स की वैल्यू बढ़ गई है। इंपोर्ट वॉल्यूम्स नहीं बढ़ी है बट वैल्यू बढ़ गई है क्योंकि प्राइसेस बढ़ गए हैं। ये बताता है कि इंपोर्टेड इन्फ्लेशन जो कि क्रूड ऑयल की वजह से बढ़ा है, इसकी वजह से पूरी कंट्री में कितना इन्फ्लेशन बढ़ गया है। रुपी भी कम होता जा रहा है, गिरता जा रहा है, इसकी वजह से प्रेशर और बढ़ गया है। ट्रांसपोर्ट कैटेगरी को ध्यान से देखने की जरूरत है। ट्रांसपोर्ट में जो महंगाई आई है वो डबल से ज्यादा हो गई है और जो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज सामानों को ले जाने के लिए होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। एक और प्रेशर आया रेस्टोरेंट्स और होटल्स पे। हालांकि सरकार ने कमर्शियल एलपीजी प्राइसेस में कमी अनाउंस की थी, लेकिन जो मई और जून में जो बढ़ गया था उसको बैलेंस नहीं किया, इतना महंगा हो गया था सिलेंडर का प्राइस। तो फूड प्राइसेस में भी ये देखने को मिला, सीपीआई जो है इतने से इतना हो गया, फूड प्राइस इंडेक्स भी बहुत ज्यादा बढ़ गया, सीएफपीआई। एक और प्राइस प्रेशर जो आया है वो आया है मॉनसून की कमी आई है इस बार, इस वजह से इसका एग्रीकल्चर पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, लेकिन ये आगे देखने को मिलेगा। हालांकि सेंटर ने इंपोर्ट ड्यूटीज डबल से ज्यादा कर दी हैं गोल्ड और सिल्वर पे। कॉमर्स मिनिस्ट्री का डेटा बताता है कि जो इंपोर्ट्स हो रहे हैं ये अभी भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं, ज्वेलरी प्राइसेस ज्यादा है, घरों में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है। तो जो सीज फायर अनाउंस किया गया, लड़ाई जो रोक दी गई, इसकी वजह से थोड़ा बहुत क्रूड ऑयल का प्राइस ठीक हुआ था, लेकिन फिर से बढ़ना शुरू हो गया है। अब इतनी अनसर्टेनिटी बनी हुई है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, तो महंगाई अब वापस से टारगेट बैंड में नहीं आएगी, चांसेस कम है उस चीज के। तो बेसिकली पूरे पैसेज में सिर्फ एक ही लाइन थी कि महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। तो पैसेज ने क्यों बोला है कि जो रिसेंट राइज हुआ है महंगाई में वो एक ब्रॉडर पास थ्रू है, मतलब बहुत बड़े लेवल पे पहले चल रहा था, वो पास हो गया कस्टमर तक। रिटेल इन्फ्लेशन इसलिए बढ़ा है क्योंकि कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स अकेले ने क्रॉस किया है, नहीं सबने क्रॉस किया है। प्राइस प्रेशर जो पहले से प्रोड्यूसर लेवल पे थे अब वो सब जगह आ गए हैं, सही बात है। रुपी डेप्रिशिएट हुआ है, इसने बैलेंस कर दिया है चीज को, नहीं। होलसेल इन्फ्लेशन कम हो गया है, बिल्कुल ही गलत है, आंसर इज बी। अभी तक प्रोड्यूसर लेवल पे महंगाई थी, अब कंज्यूमर लेवल पे भी महंगाई आ गई है। होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन और कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन को ऑथर ने साथ में डिस्कस क्यों किया है? होलसेल इन्फ्लेशन इररेलेवेंट तो नहीं हुआ है, डब्ल्यूपीआई सिर्फ और सिर्फ फूड इन्फ्लेशन से होता है, एंटायरली वर्ड ने घोटाला कर दिया। होलसेल इन्फ्लेशन अब कम है, नहीं कम भी नहीं है, ज्यादा है। ये दिखाने के लिए कि जो प्रोड्यूसर लेवल इन्फ्लेशन है अब वो कंज्यूमर प्राइसेस में आ रहा है, जबकि जो गैप है उनमें बहुत ही कम हुआ, बहुत हल्का सा ही कम हुआ, सही बात है। अभी तक प्रोड्यूसर लेवल इन्फ्लेशन था, अब वो धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है, कंज्यूमर तक भी पहुंचता जा रहा है। यही पूरे पैसेज में ऑथर ने चिल्ला चिल्ला के बोला था। आंसर वॉज डी। स्कोर्स एवरीवन, क्या क्या स्कोर्स रहे सभी के स्किमिंग में। अब आ जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। एकर्बिक मीन्स बहुत ही हार्श, बेनल बहुत ही बोरिंग पकाऊ, कोजेंट एकदम क्लियर, डेलेटेरियस बहुत ही हार्मफुल, एफ्यूसिव बहुत ही ज्यादा इमोशनल। ई डी ए बी एंड सी प्रीवियस ईयर इडियम्स। ऑन अ टाइट लीश बहुत कंट्रोल पर हो, मेक रूम फॉर जगह दे रहे हो किसी चीज को, पुट वंस फुट इन वंस माउथ बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात आपने कह दी है। इन द ऑफ चांस मतलब उस चीज के होने के चांसेस बहुत कम है। कीप वंस कूल एकदम आप शांत हो। 1 4 2 5 एंड 3 10 शब्द हैं, इनमें से 3 वर्ड्स का मीनिंग सभी लोग कमेंट्स में लिखेंगे। आप सभी की जिम्मेदारी है कि आप कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट्स में लिखेंगे ही लिखेंगे। इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर बच्चा अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। जो बच्चे अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे उनमें से एक बच्चे को आप सक्सेस नो मोर इल्यूजन बुक भी गिफ्ट करेंगे हम, उस बच्चे के घर वो बुक भिजवाई भी जाएगी। तो मेक श्योर करो कि सभी लोग कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट्स में लिखें, है ना। एवरीवन हैज टू राइट द मीनिंग ऑफ एटलीस्ट 3 वर्ड्स इन द कमेंट सेक्शन। जिस बच्चे के घर बुक भिजवाई जा रही है उस बच्चे का नाम है प्रिया शर्मा। बेटा एक मेल कर देना, एक स्क्रीनशॉट भेज देना, टीम आपके घर आपकी बुक भिजवा दे। किसी बच्चे ने अगर अभी तक प्रोफेशन बैच ज्वाइन नहीं किया है तो वो आज के आज प्रोफेशन बैच को ज्वाइन कर लेगा। प्रोफेशन 7.0 की पहली क्लास से आपको देखना स्टार्ट करना है। कोड आपका निमिषा लगेगा, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अगर आपको अपना रिकॉर्डेड से लाइव में अपग्रेड करवाना है तो आप रिकॉर्डेड से लाइव में अपग्रेड भी करवा सकते हो, आपका कोड अपग्रेड लग जाएगा, आपको 70% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, इंग्लिश, क्वांट्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, आप कंप्लीट सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। यहाँ आपको कंप्लीट बैंकिंग की तैयारी करवाई जाएगी, कोड आपका निमिषा लगेगा, इसमें भी आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा।
रिन्यू करवाना है वो बच्चे रिन्यू भी करवा सकते हैं, उसमें रिन्यू एनबी कोड लगवा देंगे, रिन्यू एनबी। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल है, कोई डाउट कोई क्वेरी होगी हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करके पूछ लेना, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया हुआ है, उस फॉर्म को फिल कर देना, टीम आपको कॉल करेगी, आपके सारे डाउट्स एंड क्वेरीज का आंसर दे देगी। बट मेक श्योर करो कि परफेक्शन और एडिटोरियल की एक सिंगल क्लास भी मिस मत करो। 1 घंटा परफेक्शन 1 घंटा एडिटोरियल आपके लिए मस्ट है। अगर 2 से 2.5 घंटा इंग्लिश को रोज दे देते हो तो इंग्लिश ऑटोमेटिकली बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। आज की क्लास में परफेक्शन की एरर रिडक्शन करने वाले हैं, तो आई होप सभी लोग बहुत बहुत